आइए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का अध्ययन करते हैं। किंतु इस प्रमेय का अध्ययन करने से पूर्व हमें भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं यह समझना पड़ेगा। दो उदाहरण लेते हैं, 13 और 14। अब इस संख्या को ध्यान से देखिए। 13 को यदि हम पूरा पूरा विभाजित करना चाहें तो हम 13 को 1 से पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं और 13 को 13 से पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं। इन दो संख्याओं के अतिरिक्त इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि 13 के ये दो भाजक हैं और इन भाजकों को हम गुणनखंड भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 13 के दो गुणनखंड हैं। आइए 14 को देखते हैं। 14 को भी हम लोग 1 से पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं और 14 से भी पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं। इन दो संख्याओं के अतिरिक्त 14 को 2 और 7 से भी पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। 2 से 14 को भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, 7 आ जाएगा और 7 से 14 को भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 तो आ जाएगा। इसका अर्थ है कि 14 को भाग देने के लिए हमारे पास 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, 4 भाजक हैं, अर्थात 4 गुणनखंड हैं। जब किसी संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उस संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। ध्यान दें, प्रत्येक संख्या स्वयं से और 1 से विभाजित होती है। इसका अर्थ है कि स्वयं और 1 के अतिरिक्त यदि किसी अन्य संख्या से कोई संख्या विभाजित हो जाए तो वो सदैव भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं केवल 2 गुणनखंड वाली संख्याएं होती हैं और भाज्य संख्याएं 2 से अधिक गुणनखंड वाली होती हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि एक ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है और ना अभाज्य। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 को केवल हम 1 से भाग दे सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए और भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, किंतु 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए 1 भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार की संख्या नहीं होती है। देखिए, ये जो हमने 14 के गुणनखंड किए हैं, इन गुणनखंडों में 1, 2, 7 और 4 ये 4 गुणनखंड हैं, किंतु इन 4 गुणनखंडों में से केवल 2 गुणनखंड ही ऐसे हैं जो अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। और इनके बीच में जो छूटी हुई संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। तो जब कभी भी हमें किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड लेने होते हैं तो हम इसमें से केवल अभाज्य संख्याओं का ही चयन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 14 के ही हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इन केवल अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करेंगे। ये अभाज्य संख्याएं जो हमारे पास हैं, तो इसको सबसे पहले किस संख्या से विभाजित किया जाता है? यहाँ 2 से प्रारंभ करते हैं। यदि संख्या 2 से नहीं विभाजित होती है तो 3 से, 3 से नहीं विभाजित होती है तो 5 से, 5 से नहीं विभाजित होती तो 7 से। इस तरीके से क्रम से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो 14 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं क्योंकि यह एक सम संख्या है। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब देखिए, जो हमें 7 प्राप्त हुआ है इसको पुनः हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक विषम संख्या है, इसलिए हम अगली संख्या 3 से ट्राई करेंगे। लेकिन 3 से भी 7 पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है,
इसलिए अगली संख्या 5 से ट्राई करेंगे। 5 से भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, तो फिर हमें इसको 7 से विभाजित करना पड़ेगा। तो 7 से जब विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा। और इस प्रकार से 14 के दो गुणनखंड हमें 2 और 7 प्राप्त हुए, और ये दोनों गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड। अब यहां ध्यान देते हैं, ये 14 कैसी संख्या है? 14 एक भाज्य संख्या है। और ये इसके गुणनखंड कैसे हैं? ये अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। ध्यान से देखिए, यहां पर एक बात हमें मालूम होती है कि किसी भी अभाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही बात बताती है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका कथानक क्या है? तो कथानक समझ लेते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, गुणनफल से तात्पर्य गुणनखंडों से भी है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब जैसा कि यहाँ 14 के लिए हम लोगों ने देखा है कि 14 के गुणनखंड 2 और 7 हैं। जब कभी भी हम 14 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सदैव हमको 2 और 7 ही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त कोई और गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा। आइए एक उदाहरण समझते हैं। अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा 135 और 225 का मासा HCF तथा लासा LCM ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम इन दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 135 है, विषम संख्या है, 2 से नहीं जाएगी। 3 से भाग करने की कोशिश करेंगे। 5 3 8 1 9, 3 से चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। और इस तरीके से 135 के टुकड़े हो गए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 3 3 3 और 5। 225 के टुकड़े करते हैं। ये भी 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं। 3 सत्ते 21 और 3 पजे 15। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 5 से भाग करते हैं। 5 पचे 25 और 5 एकम 5। और इस तरीके से 225 के टुकड़े हो गए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब सबसे पहला काम होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो दो संख्याएं दी हैं या 2 से अधिक संख्याएं हों, तो इन संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं, अर्थात ऐसे गुणनखंड कौन से हैं जो दोनों संख्याओं में प्राप्त हो रहे हैं। जैसे 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। इसी तरीके से दूसरा भी 3 यहाँ पर है और यहाँ भी दूसरा 3 है। तीसरा 3 ऊपर वाले में है लेकिन नीचे नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है। ये 5 यहाँ पर है और दूसरे में भी 5 है, तो ये उभयनिष्ठ है। और दूसरा 5 यहाँ है, ये पहले वाले में नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने सर्किल बनाया है,
यही हमारे मासा हो जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं मासा HCF। जो उभयनिष्ठ है, जिसके ऊपर सर्किल बना है, उसे नोट कर लेंगे। एक बार 3 लिख लिया, दूसरे में भी 3 है और एक ये 5 है, और इनकी गुणा कर देंगे तो हमारा परिणाम हो जाएगा 3 3 9 5 45। तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो गया 45। लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालना भी बहुत आसान है। जैसा कि मासा में हम लोग लिख रहे थे, जिन पे सर्किल बना है पहले उन संख्याओं को नोट करेंगे और उसके बाद में जो बिना सर्किल की संख्याएं बची हुई हैं उनको लिख लेंगे। तो सर्किल वाली संख्या एक तो ये हो गई 3, एक ये हो गई 3, एक ये हो गई 5, और ये 2 संख्याएं ऐसी बची हैं जिनके ऊपर सर्किल नहीं बना है, तो इनको भी नोट कर लेते हैं और इनकी गुणा कर देंगे। तो 5 3 15 5 75, 3 225 और 3 675, ये लासा प्राप्त हो गया। तो इन 2 संख्याओं का मासा 45 और लासा 675 है। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लासा और मासा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।